हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में हम एचआर के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन किसी भी पीएसयू, एमटी एंड ईटी एचआर एग्जाम एंड नेट पेपर कोड 55 और 17 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं जिसमें एचआर पोस्ट पे रिक्रूटमेंट्स होती है, तो उनके लिए भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्यूटलेज एकेडमी एवरी वीकेंड सैटरडे और संडे एग्जाम कंडक्ट कर रही है जो कि बिल्कुल फ्री है। और ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिए हैं जिसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, तो ये एचआरएम फ्री टेस्ट 30 मई 2020 को कंडक्ट किया गया था, उसी का सॉल्यूशन यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे और जिन्होंने जैसे 20 मार्क्स का पेपर हुआ था, तो 10 के ऊपर अगर स्कोर किया है, मतलब 50% से ज़्यादा अगर उनका स्कोर है, तो वो बहुत अच्छे पोजीशन में है, उनके कंसेप्ट्स क्लियर है, उनको लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, तो आप टेस्ट दे दे के प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको बिलो 10 मार्क्स मिला हुआ है, तो उनको अपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है। और वो कैसे हो सकता है, तो आपको टॉपिक वाइज आपको पढ़ना होगा। जो भी सिलेबस है नेट का, उसको आप देखिए कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स एचआर के हैं और टॉपिक वाइज आप पढ़िए। एचआर इसलिए बोली क्योंकि एग्जाम एचआर का ही था, ठीक है। और एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो साथ में आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं या ओवरऑल टेस्ट दीजिए, और उससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है और मार्क्स तो आपके डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, ठीक है। और तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए थे, तो उनको तो पूरा पता चल जाएगा इस वीडियो के थ्रू कि कहाँ उनकी गलती हुई थी और क्यों हुई थी, तो उनके लिए तो बेनिफिशियल रहेगा ही। साथ में जो कैंडिडेट अपीयर नहीं हुए थे एग्जाम में, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनको साथ में क्वेश्चन के साथ में आंसर और एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एंड में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप प्रिपरेशन अपना अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर्कर्स आर encouraged to meet the relevant manager in his office and to share their opinions, it is called, ठीक है। तो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सबऑर्डिनेट्स है या एम्प्लॉयज है, उनको क्या मैनेजर से मिलने का मौका दिया जाता है, एंड दे कैन शेयर देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग एनी पॉलिसी, या कुछ भी अगर कोई ऑफिस में कोई बात हो रही है, कोई पॉलिसी आने वाली है, तो उस पर ओपिनियन ली जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है ओपिनियन सर्विस, द ग्राइड बॉक्स सिस्टम, द ओपन डोर पॉलिसी एंड द एग्जिट इंटरव्यू मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन से। जैसे एग्जिट इंटरव्यू मेथड क्या होता है? जब एम्प्लॉय अगर रिजाइन करता है तो उससे एक फीडबैक फॉर्म फिल करवाते हैं या उसकी इंटरव्यू ली जाती है एग्जिट। तो उसमें भी पूछा जाता है कि वो जॉब क्यों छोड़ना चाहता है, रिजाइन क्यों कर रहा है, यहाँ पे क्या मतलब क्या सोच के वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा कि जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से वो रिजाइन कर रहा है, वहाँ पे किस चीज की कमी है या क्या सिस्टम में क्या फॉल्स है, ठीक है। तो एग्जिट इंटरव्यू का ये मतलब है। ग्राइड बॉक्स सिस्टम हमने ग्रेप वाइन पढ़ा था, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ सूट नहीं कर रहा। ओपिनियन सर्वे एक मेथड का नाम दिया हुआ है, बट एग्जैक्ट जो है, जैसे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि शेयर देयर ओपिनियंस, तो ओपिनियन है मतलब ओपिनियन सर्वे हो सकता है, बट ये कोई टर्म नहीं है। ओपन डोर पॉलिसी इज द एग्जैक्ट टर्म फॉर दिस, ठीक है। तो ओपन डोर पॉलिसी में क्या होता है कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को एंकरेज किया जाता है कि अगर उन्हें किसी टॉपिक पे, किसी पॉलिसी पे अगर उन्हें अपनी बात रखनी है, तो दे कैन डिस्कस विद देयर मैनेजर, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेल्फी टेक्निक यूजेस। तो डेल्फी टेक्निक कहाँ पे ये टर्म यूज हुआ है? तो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जो फोरकास्टिंग टेक्निक है उसका ही एक मेथड है डेल्फी टेक्निक, ठीक है। जैसे कि इसमें बहुत सारे मेथड्स है, जजमेंटल मेथड है, देन ट्रेंड एनालिसिस है, देन मैथमेटिकल मॉडल्स है, कंप्यूटर मॉडल्स है, तो उसी में एक डेल्फी टेक्निक भी है। तो डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, इसका सही आंसर पहले बताती हूँ। डेल्फी टेक्निक इज अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मेकिंग अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजंस। तो इसमें एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल होता है, लेकिन दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो अपना डिसीजन
खुद से देते हैं, उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है एंड देन बाद में डिसाइड किया जाता है कि किसकी डिसीजन को लेना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपर्ट डिसीजन जो यहाँ पे होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो डेल्फी टेक्निक यही है। दूसरे ऑप्शन जो हमारे थे मैथमेटिकल मॉडल एज इनपुट टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो ये तो मैथमेटिकल मॉडल का हो गया। टॉप डाउन अप्रोच ये कम्युनिकेशन का हो गया एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा बी। It's a panel of experts making a series of independent decisions and Delphi technique is one of the method of forecasting technique जो कि एक human resource planning के अंडर आता है। Next is which of these according to the research is the most effective technique for teaching interpersonal skills? तो interpersonal skills सिखाने के लिए टीच करने के लिए कौन से मेथड जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये जो आपको मिलेंगे यहाँ पे ऑप्शन से एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टॉपिक में मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग नाम से ही पता चल रहा है कि आपको थ्रू कोर्सेस आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के कुछ कोर्सेज होंगे, उसके थ्रू डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करवाया जाता है। तो अगर डिस्टेंस लर्निंग है तो इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे इफेक्टिव हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब तक आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपके नहीं होती है, साथ में उसकी प्रैक्टिस अगर ऑफ द जॉब भी हो रही है तो उसके साथ में आपकी ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिस्टेंस लर्निंग इज नॉट सो मच ऑफ इफेक्टिव फॉर टीचिंग इंटरपर्सनल स्किल। सेकेंड इज बिजनेस गेम, ये भी एक सिमुलेशन का ही टेक्निक है, ठीक है। वैसे ही एनवायरमेंट किया जाता है एंड बिजनेस गेम्स कराए जाते हैं जिसपे डिसीजंस इंडिविजुअल के डिसीजंस लिए जाते हैं कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिया जाए, जैसे गेम्स में ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन दिया जाता है तो उस पर क्या डिसीजन ले सकता है एक इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये बिजनेस गेम है। तो बिजनेस गेम्स में क्या किया जाता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दिए जाते हैं, 2-3 कंपनीज को के बारे में कंपटीशन कराया जाएगा कि ये कंपनी ऐसा है, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस रहेंगे एंड देन वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अपने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सजेशन देंगे, ठीक है। अब सिमुलेशन जो है वहाँ पे भी एक पूरा बैकग्राउंड बनाया जाता है थ्रू मैथमेटिकल मॉडल बोल सकते हैं, कंप्यूटर मॉडल या विजुअल मॉडल, एक पूरा ऑफिस बनाया जाता है, सिमुलेशन क्रिएट किया जाता है एंड वहां पे आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जो चौथा है बिहेवियर मॉडलिंग। बिहेवियर मॉडलिंग का मतलब है कि इंडिविजुअल्स को ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है जहां पे डिजायर्ड जो बिहेवियर है वो रिजल्ट में आना चाहिए, मतलब डिजायर्ड बिहेवियर जो आपका वर्क प्लेस पे होना चाहिए वो दिखना चाहिए। साथ में उनको नए टेक्निक सिखाए जाते हैं ताकि जो उनका जो एक्चुअल में अगर वो जॉब पे जाते हैं तो कैसे बिहेवियर उनकी होनी चाहिए, वो सारा कुछ बिहेवियर मॉडलिंग के थ्रू सिखाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है बिहेवियर मॉडलिंग में। तो पहला स्टेप है यहाँ पे लर्निंग, देन मॉडलिंग। मतलब पहले तो उनको दिखाया जाता है कि किसी भी कोई भी काम दिया गया, कोई वर्क प्लेस दिया गया है तो वहां पे बिहेवियर कैसा होना चाहिए, डिजायर्ड बिहेवियर उनको करके दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। देन उन्हें चांस दिया जाता है कि वो सेम वैसा रोल प्ले करे एंड उनके बिहेवियर को देखा जाता है एंड फीडबैक दिया जाता है। थर्ड इज रोल प्लेइंग एंड देन इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, रोल प्ले करने दिया जाता है, उनको फीडबैक दिया जाता है, देन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाला प्रोसेस होता है। मतलब जब फाइनली वो जॉब पे जाते हैं, उनको पूरा हैंडओवर किया जाता है उनकी प्रोफाइल को, तो वहां पे वो कौन सी बिहेवियर उनकी निकल के आ रही है ट्रेनिंग से, वो सारा कुछ यहाँ जज किया जाता है। तो बिहेवियर मॉडलिंग इज मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर टीचिंग इंटरपर्सनल स्किल्स। नेक्स्ट इज which of the following statement is true? Statements are jobs cannot be designed by using only those elements that aid efficiency. The acceptability of a job's design is also influenced by the expectations of the society. Behavioral elements of job design tell personal specialists to add more autonomy, variety, task identity, task significance and feedback, and lack of variety may cause boredom. ठीक है, तो यहाँ जॉब डिजाइन की बात हो रही है कि जॉब कैसा डिजाइन होना चाहिए। तो एक पहला दिया है कि ये सोच के नहीं डिजाइन होना चाहिए कि वो एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
तो ये तो बिल्कुल सोचना गलत है कि अगर जॉब एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है वो बात ठीक है, लेकिन उसके बहुत सारे पॉइंट्स है जो अंडर कंसिडरेशन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा सही है कि इट कैन नॉट बी डिजाइन्ड बाय यूजिंग ओनली दोज एलिमेंट्स दैट एड एफिशिएंसी, बाकी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ जॉब डिसीजन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। तो जॉब ऐसा डिजाइन करना चाहिए टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी एंड द एम्प्लॉयज हु विल बी डूइंग दैट जॉब। देन नेक्स्ट बिहेवियरल एलिमेंट की बात हुई है जॉब डिजाइन में, जिसमें ऑटोनॉमी, वैरायटी या टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस और फीडबैक साथ में मिले, ऐसे जॉब डिजाइन होना चाहिए। और अगर वैरायटी की कमी हो तो बोर्डम हो सकता है। तो दिस ऑल पॉइंट्स आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑल पॉइंट्स आर करेक्ट मीन्स आंसर बी। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम को और क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर गोल्डन हैंडशेक प्लान, हैंडसम कॉम्पेंसेशन प्लान, वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट स्कीम एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है गोल्डन हैंडशेक प्लान बोला जाता है वीआरएस को। ऐसे वीआरएस के थ्रू क्या होता है? वीआरएस के थ्रू एम्प्लॉयज जो है वो एक पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। कोई ना कोई स्कीम आती रहती है उसके थ्रू रिटायरमेंट, और कुछ फिक्स होता है कि अगर आप 50 एंड अबव है तो यू कैन अवेल दिस वीआरएस स्कीम। ठीक है, तो गोल्डन हैंडशेक इसलिए भी बोला जाता है कि किसी ना किसी स्कीम के थ्रू उनको रिटायरमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पे सेवरेंस पे भी मिलता है जो रिटायरमेंट के पे दिया जाता है पूरा बल्क में अमाउंट। तो एम्प्लॉय को उसमें बेनिफिट भी होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू उसको एक सेवरेंस पे फिक्स करके दिया जाता है जिससे वो रिटायरमेंट ले सकता है। तो यहाँ पे लॉस बहुत कमी होता है क्योंकि पूरा डिसाइडेड रहता है, एम्प्लॉय भी एग्री करता है, एम्प्लॉयर भी एग्री करता है, प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के थ्रू वो वीआरएस लेते हैं। ठीक है, तो वॉलेंट्री वीआरएस वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम को हैंडशेक प्लान भी कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज What does Vauxhall mean by the acronym HCA? तो Vauxhall के अकॉर्डिंग जो HCA टर्म उन्होंने दिया था इसका मतलब क्या है? तो आंसर पे सीधे आते ह्यूमन कैपिटल एडवांटेज। ठीक है, HCA का फुल फॉर्म है ह्यूमन कैपिटल एडवांटेज। अब ये Vauxhall ने 1996 में ये टर्म को मतलब दिया था और इसका मतलब ये है अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी। तो इसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया था HCA ह्यूमन कैपिटल एडवांटेज इन द ईयर 1996। इसका मतलब हुआ अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी बिल्टअप करनी है ऑर्गेनाइजेशन में टू स्ट्राइव थ्रू द कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। तो HCA का फुल फॉर्म आपको याद रखना है ह्यूमन कैपिटल एडवांटेज। आंसर इज बी। Next question is which of the following is the correct order of the criteria to measure the training effectiveness? तो ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव रही है जब किसी भी एम्प्लॉयज को वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको कैसे मेजर करेंगे, किस क्राइटेरिया पे मेजर करेंगे कि ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव रही है? तो इसके 4 स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स का करेक्ट ऑर्डर ही हमें बताना है। तो देखिए आंसर्स में तो आपको दिख रहा है कि 4 स्टेप कॉमन, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट, यही आपको चारों ऑप्शन में दिख रहे हैं। लेकिन प्रॉपर करेक्ट ऑर्डर इनका क्या है? तो इनका ऑर्डर देखते हैं हम, लर्निंग, रिएक्शन, बिहेवियर, रिजल्ट, देन बिहेवियर, लर्निंग, रिजल्ट। तो इसका आंसर होगा आंसर डी, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट। अब कैसे? पहले तो देखी जाएगी कि क्या रिएक्शन है, ट्रेनिंग जो उनको दे रहे हैं तो ट्रेनिंग की क्या नीड है एक्चुअली वो देखी जाएगी, तो रिएक्शन। देन लर्निंग, उन्हें सिखाया जाएगा कि ट्रेनिंग में क्या मतलब उनके अकॉर्डिंग उनकी जो नीड है उनके अकॉर्डिंग कोर्स बिल्टअप बनाते हैं एंड देन उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उनका बिहेवियर देखा जाएगा कि ऑन द वर्क जॉब उनकी बिहेवियर क्या है एंड देन आउटकम। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर करेक्ट ऑर्डर होगा वो रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट है। ठीक है, आंसर इज डी।
फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है इसके आंसर्स आप अगर सॉल्व कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस है ये एचआर के कोर्स जो ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये एग्जाम में जो कैंडिडेट्स ने पेपर दिए हैं उनमें हमने ये भी देखा है कि जो कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए जो हमारे कोर्स से पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने तो बहुत अच्छा स्कोर किया ही। साथ में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं बट कुछ कोर्स या टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बट तब भी उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मतलब वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है और प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे तो और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो मेन अगर आपको अपने स्कोर इंक्रीज करने हैं, बढ़ाने हैं, तो टेस्ट सीरीज से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चंस जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे और वो भी पूरे टाइम बाउंड मैनर में अगर प्रैक्टिस करते हैं जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एग्जाम आपको उसी पोजीशन में देना है, टाइम बाउंड मैनर में देना है। ऐसा नहीं कि आप लेके बैठ के क्वेश्चन सेट लगाए जा रहे हैं, वो नहीं। एक प्रॉपर टाइम डिसाइड होना चाहिए कि 3 घंटे में इतने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आप देखेंगे, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है एचआर के, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द मेजर इज रिलायबल ओवर टाइम इट इज सेड टू हैव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेजर किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी की बात हो रही है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सिलेक्शन चैप्टर का है। सिलेक्शन में जैसे डिफरेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो तो उन टेस्ट की क्या रिलायबिलिटी है वही डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। तो व्हेन द मेजर इज रिलायबल ओवर टाइम, ठीक है, कोई भी मेजर अगर आप यूज कर रहे हैं उसको रिलायबल अगर मानते हैं, ये टेस्ट रिलायबल है, तो किस कंडीशन पे रिलायबल है? तो इसका आंसर होगा टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। मतलब अगर जो टेस्ट आप बार बार यूज कर रहे हो अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो क्या है, उस पर आप ज्यादा रिलायबल है, भरोसा कर सकते हैं कि वो आपको सही दे रहा है। ठीक है, अगर एप्लीकेशन ब्लैंक कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, ठीक है, तो जब जो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो पहले आपसे एप्लीकेशन फिल करवाया जाता है, उसे एप्लीकेशन ब्लैंक बोला जाता है। तो उसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं? ऑप्शन है एजुकेशनल अटेनमेंट्स, सैलरी एक्सपेक्टेड, बायोग्राफिकल डेटा, ऑल ऑफ द अबव। तो जो एप्लीकेशन ब्लैंक होता है उसमें पूरा इंफॉर्मेशन फिल किया जाता है जो भी कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन सारा कुछ उसमें फिल करने के लिए ऑप्शन रहता है। तो सारा एजुकेशनल डिटेल भी फिल करना होता है। देन व्हाट इज द सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग, एंड मोस्टली ये सैलरी एक्सपेक्टेड प्राइवेट जॉब्स में होता है। बायोग्राफिकल डेटा जो होता है वो भी पूरा फिल करना पड़ता है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो एप्लीकेशन ब्लैंक में सारे ऑप्शंस फिल करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉय नीड्स एंड एस्पिरेशंस विद ऑर्गेनाइजेशनल नीड इज नोन एज। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, करियर प्लानिंग, करियर पाथ, सक्सेशन प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? पूरे स्ट्रैटेजिक मेथड के थ्रू प्लान किया जाता है कि कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, फ्यूचर में कितनी जरूरतें पड़ सकती है मैन पावर की, तो सारा कुछ प्लानिंग की जाती है, फोरकास्ट की जाती है एक्चुअली में कि कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेशन प्लानिंग। अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई हायर पोजीशन पे अगर कोई इंडिविजुअल है, वो मान लीजिए किसी भी मेथड से अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो जाए, इधर रिटायर हो जाए या किसी कॉज की वजह से डेथ हो जाए, ठीक है, तो किसी भी रीजन से अगर वो सेपरेट हो रहा है, उसकी पोजीशन वेकेंट होती है, तो उसकी पोजीशन पे कौन नेक्स्ट आएगा, वो होता है सक्सेशन प्लानिंग। देन करियर पाथ, एक एम्प्लॉय की करियर पाथ डिसाइडेड है कि जैसे अभी कोई एग्जीक्यूटिव है, फिर उसके हायर पोजीशन क्या होगी, सारा कुछ उसका डिसाइडेड है करियर पाथ। नेक्स्ट इज करियर प्लानिंग। तो करियर प्लानिंग यहाँ पे वो प्रोसेस है जहाँ पे एम्प्लॉय के नीड्स को देखा जाता है, वो क्या उसके इंस्पिरेशन है, वो कितना आगे जाना चाहता है, और उसकी जो इंस्पिरेशन है वो ऑर्गेनाइजेशनल नीड को कितना हेल्प कर सकता है या ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में कितना बेनिफिशियल रहेगा, वो एम्प्लॉय के नीड्स और एस्पिरेशन से ऑर्गेनाइजेशनल नीड को जज करने के प्रोसेस को करियर प्लानिंग की जाती है। मतलब ये तो एम्प्लॉय के लिए हेल्पफुल तो है ही, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है और साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस मेथड को, इस प्रोसेस को करियर प्लानिंग कहा जाता है।
So the process of integrating the employee needs and aspiration with organizational need is called as career planning. The answer is A. Next is Rorschach ink blot test is a type of which test? So options are personality test, aptitude test, interest test and एटीट्यूड टेस्ट. तो यहाँ ऑप्शंस आप देखेंगे सारे ऑप्शन जो है सिलेक्शन टेस्टिंग के मेथड्स है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है रॉसार्स इंक ब्लॉक टेस्ट, ये पर्सनालिटी टेस्ट का टाइप है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए. नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग मेंट फॉर ओल्ड एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइज इज कॉल्ड एज. तो जो ओल्ड एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन में उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखें, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जो कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाती है इंटर्नशिप का, पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग अगर ले रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जब ऑन द जॉब, जब कोई कैंडिडेट की सिलेक्शन हो जाती है एंड ऑन द जॉब की जगह उसे क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी वहाँ पे जॉब की कंडीशंस जो होते हैं जहाँ पे उसे काम करना उस तरह का पूरा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है क्लासरूम में, उसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बोलते हैं. रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होता है? तो एक्चुअल जो ओल्ड एम्प्लॉयज एंटरप्राइज में उनको ट्रेनिंग दी जाती है ऑफिस के बारे, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसीज के बारे में बताया, मतलब उन्हें रिफ्रेश कराया जाता है, उनकी जो पॉलिसीज है उसी के बारे में उनको बताया जाता है, और जो पॉलिसीज में अमेंडमेंट्स होती है तो सारा कुछ उनको उस ट्रेनिंग के थ्रू अवेयर किया जाता है. तो ये जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग है बेसिकली उन एम्प्लॉयज के लिए होता है एंटरप्राइज में जो काफी दिन से वहाँ काम कर रहे हैं एंड दे आर ओल्ड टू देयर पॉलिसीज, बट उस पॉलिसीज को उनको दोबारा पढ़ा के रिफ्रेश किया जाता है. सो इट इज कॉल्ड एज रिफ्रेशर ट्रेनिंग. एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी जो होती है, जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टडी, 1 साल की ट्रेनिंग अप्रेंटिस की वैकेंसीज आती है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड आफ्टर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये भी हो सकता है कि उनको परमानेंट जॉब पे रख लिया जाता है. तो ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के हिसाब से ये ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अंडर ये आता है, उस लॉ के अंडर. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा रिफ्रेशर ट्रेनिंग. दिस इज मेंट फॉर ओल्ड एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइज. आंसर इज सी. नेक्स्ट इज what among the following is considered as the highest amount of wages proposed by the government offering basic amenities of life and satisfying the social needs of the worker? ठीक है, तो इन तीनों में से यहाँ जो ऑप्शंस दिए इसमें से कौन से वेज को हाईएस्ट माना जाता है एज प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें with basic amenities of life it is also help in satisfying the social needs of the worker? तो पहला ऑप्शन है लिविंग वेज, दूसरा है मिनिमम वेज, फेयर वेज. तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे मिनिमम वेज ये होता है जो सिंपल बेसिक एमिनिटीज ही फुलफिल कर पाता है वर्कर. ठीक है, एकदम मिनिमम अमाउंट जिससे वो अपने बेसिक नीड्स फूड, शेल्टर, क्लोथ्स ये फुलफिल कर सके. फिर देन आता है फेयर वेज. फेयर वेज क्या होता है? मिनिमम वेज से थोड़ा तो अबव होता है बट लिविंग वेज से कम होता है. ठीक है, फेयर वेज में क्या होता है कि और मिनिमम वेज से थोड़ा ज्यादा मिलता है और उसके साथ साथ जो अदर देन मिनिमम जो बेसिक एमिनिटीज है वो फुलफिल कर पाता है. सो इट इज कॉल्ड एज फेयर वेज. देन थर्ड इज लिविंग वेज. इसको हाईएस्ट माना गया है, गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया है, जिसमें बेसिक एमिनिटीज के साथ साथ वो अपने मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल कर सकता है, रिटायरमेंट के फैसिलिटीज उसे मिल सकती है, अपने एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, एंड साथ में इसमें जो है यहाँ पे बताया गया सोशल नीड्स जो है वो भी उसके फुलफिल हो सकते हैं. ठीक है, तो लिविंग वेज इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेज प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट. आंसर इज ए. नेक्स्ट इज फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ ट्रेनिंग. तो यहाँ ट्रेनिंग के फेजेस दिए हुए हैं, वो ऑर्डर में आपको बताना है. फर्स्ट इज डेवलपमेंट, डिजाइन, नीड एनालिसिस फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड इवैल्यूएशन फेज. तो पहला जो फेज होगा ट्रेनिंग का वो क्या होगा? नीड एनालिसिस फेज. की ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है, किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है वो पहले पता करना पड़ेगा.
तो दैट इज नीड एनालिसिस फेज। अब नीड पता चल गया है तो क्या करोगे, आप डिजाइन करोगे कि ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। एक पेपर पे होता है ना कि एक रफ आप तैयार करोगे कि कैसी डिजाइनिंग करनी है, उसमें क्या क्या कवर होना चाहिए, उसके जॉब के प्रोफाइल से मैच होना चाहिए, जो कुछ उसे सिखाना है वो सारा कुछ इंक्लूड होना चाहिए। तो वो आप इसमें डिजाइन करोगे पहले, देन जो आपने डिजाइन किया है उसको डेवलपमेंट फेज में करोगे, डेवलप करोगे, ठीक है, प्रॉपरली। डेवलप होने के बाद इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट में आप चेक भी करोगे कि इज इट एफिशिएंट और नॉट, सफिशिएंट और नॉट, वो जो भी आपने डिजाइन किया है वो उसके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो सारा कुछ डेवलपमेंट फेज में कवर होगा। देन डेवलपमेंट एक बार हो गया तो उसे जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आगे का पता नहीं चलेगा कि हाउ इट इज एफिशिएंट फॉर द एम्प्लॉय, ठीक है, उसके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन फेज। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन फेज होगा। इवैल्यूएट किया जाएगा कि वो ट्रेनिंग जो आपने डिजाइन की है उसके नीड एनालिसिस करके वो कितना हेल्पफुल रहा है और उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन की जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके ऑर्डर्स लिख लिए। तो पहला फेज जो था 3, 2, 1, 4, 5, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। आंसर इज सी, ये ट्रेनिंग के फेजेस हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस के मेथड ये भी एचआर के कोर्स में कवर है और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो एग्जाम में आप कोई भी एचआर का एग्जाम निकालिए, जॉब एनालिसिस से क्वेश्चन आता ही है। और इसके मेथड्स और जॉब इवैल्यूएशन के मेथड्स आप देखेंगे बहुत सारे मेथड और थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे, आपको लगेगा एक जैसा ही मेथड है। तो बहुत अच्छे से आपको जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवैल्यूएशन टॉपिक तैयार करना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है हमें बताना है कि जॉब एनालिसिस का मेथड कौन सा नहीं है। पहला इज क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रोच, दिस इज द मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस। पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर, PAQ जिसे बोलते हैं, ये भी जॉब एनालिसिस का मेथड है। एप्लीकेशन ब्लैंक ये नहीं है, ये सिलेक्शन में आता है। एप्लीकेशन ब्लैंक से पहले भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। एंड जॉब एलिमेंट्स अप्रोच ये है। तो यहाँ पे जो जॉब एनालिसिस का मेथड नहीं है वो है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन ब्लैंक। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। तो क्वेश्चन है परेटो चार्ट्स रिप्रेजेंट। परेटो चार्ट्स क्या है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, इट्स अ मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डिफेक्ट्स, हाईएस्ट अकरिंग टाइप ऑफ डिफेक्ट्स एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट रीजन फॉर कस्टमर कंप्लेंट्स। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि परेटो चार्ट क्या होता है। परेटो एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसे यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कभी भी अगर लिमिटेड नंबर का कोई टास्क है, कोई प्रोसेस है, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। आपको चूज करना है कि कौन से प्रोसेस आपको यूज करना चाहिए, कौन सा टास्क आपको लेना है। लिमिटेड आपके पास मान लीजिए 2-3 आपके पास कोई टास्क है, ठीक है। उसमें से आपको देखना है कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो उसका आप रिजल्ट देखोगे एंड उस पर डिसाइड करोगे थ्रू स्टैटिस्टिकल टेक्निक, बार ग्राफ यूज करके, लाइन ग्राफ यूज करके डिसाइड करोगे कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और उसके थ्रू आप रिजल्ट के थ्रू आप देखते हो कि किस में ज्यादा डिफेक्ट पता चल रहा है, किस टाइप के डिफेक्ट ज्यादा अकर हो रहे हैं। और कस्टमर कंप्लेंट्स के लिए भी बेसिकली यूज किया जाता है कि क्या रीजन है कि कस्टमर कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो इन सारे प्रोसेस के लिए बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए ये परेटो एनालिसिस किया जाता है। तो इसका जो परेटो चार्ट है बेसिकली ये तीनों ही जो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है वो सारा कुछ इसमें आता है। सो आंसर इज ए, 1, 2, 3, ठीक है। It represents most common sources of defects, highest occurring type of defect and most frequent reason for customer complaint. Next is, it refers to the frustration and confusion that result from being constantly subject to a strange and unfamiliar cues about what to do and how to get it done, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन एंड कंफ्यूजन कॉज ड्यू टू कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर क्यूज। तो इसका आंसर क्या होगा, बिहेवियरल शॉक है, कल्चरल शॉक है, इथोसेंट्रिज्म है एंड फटीग है। तो इसका आंसर होगा कल्चरल शॉक। कल्चरल शॉक हम इंटरनेशनल HRM में पढ़ेंगे जहाँ पे इथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, जियोसेंट्रिज्म ये सारा कुछ टर्म आता है।
तो कल्चरल शॉक क्या होता है, एक कल्चर से अगर दूसरे कल्चर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्ट्रेंज लोग भी अलग मिलेंगे, उनकी जो बिहेवियर होगी वो अलग होगी, वहाँ का वर्किंग कल्चर अलग होगा। तो जो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन होगा उसको कल्चरल शॉक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। Next question is, which of the following cannot become a barrier to effective human resource planning? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कौन से बैरियर नहीं बन सकते वो हमें बताना, कैनॉट। ठीक है, inadequate appreciation of HRP, conflict between long term and short term HRP, rigidity in attitudes, flexibility in HR plans। तो जो बैरियर हो सकते हैं वो है inadequate appreciation of HRP, कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं पे भी होगा वो बैरियर ही होगा, रिजिडिटी इन एटीट्यूड, एटीट्यूड कभी भी फ्लेक्सिबल होगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जो यहाँ पे बैरियर इन इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में है वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन एचआर प्लान। अगर एचआर प्लान फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर वो प्लान चेंज हो रहा है तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एनी प्लानिंग। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आंसर is D, flexibility in human resource plans. Next is a one-time payment some employers offers when terminating an employee is absolute pay, severance pay, full settlement और average pay। तो कोई भी एम्प्लॉय टर्मिनेट होता है, VRS के थ्रू जा रहा है तो उसको एक बल्क अमाउंट दिया जाता है, वन टाइम पेमेंट होता है, उसको कहते हैं सेवरेंस पे। तो यहाँ सही आंसर होगा सेवरेंस पे, आंसर इज बी। तो आपको ये टर्म याद रखना है, सेवरेंस पे। रिटायरमेंट के टाइम जो अमाउंट मिलती है वो क्या होती है, ग्रेच्युटी। ठीक है, ये भी वन टाइम होता है, दिस इज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ पे हम टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो दैट इज सेवरेंस पे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द वर्टिकल मूव इन रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वर्टिकल मूवमेंट अगर होती है, रैंक बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका टर्म क्या है। ऑप्शन है प्रमोशन, सेपरेशन, ट्रांसफर, डिमोशन। वर्टिकल अगर मूव हो रहा है तो दैट इज प्रमोशन। ठीक है, जिसमें रैंक भी इंक्रीज हो रही है एंड साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर इज प्रमोशन, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप टेस्ट देके अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करें, कितनी प्रिपरेशन आपकी हुई है। और जैसे ही आप एग्जाम देंगे आपको जितना भी स्कोर मिलता है उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन आपका वीक पॉइंट है जहाँ आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उस स्कोर को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कोर्स से पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ट्यूटलेज एकेडमी के एप्लीकेशन पे आप विजिट कीजिए और वहाँ पे नेट से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके कोर्सेज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो उन्हें परचेज करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये भी क्वेरीज आती है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, नेट एग्जाम जैसे कि अभी हो सकता है डेट अनाउंस हो जाए तो नेट एग्जाम होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कमिंग इन 1 मंथ। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए पहले तो आप सिलेबस देखिए कि नेट का एक्चुअल सिलेबस क्या है। ये पेपर कोड 55 से कर रहे हैं तो पेपर कोड 55 नहीं तो 17। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी रेफर करने हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, कैसा पूछा जा रहा है। तो ये सारा कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, पूरे नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं। तो वैसे ही एज इट इज उसी मोड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम बाउंडेड है और कोर्स भी है जो कि पूरा कंटेंट कवर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रिपरेशन आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं ये भी बोलूँगी कि जो भी फ्री टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको कोशिश कीजिए कि एवरी वीक आप अटेम्प्ट करें और अपने आप को असेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।